आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता, साबिक वजीर और कांग्रेस की कमान संभाले हुए जो दिल्ली के किले को फतह करने के लिए कांग्रेस की जमात है, उसके सूबेदार अजय माकन साहब हैं। अजय माकन साहब, आपका स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली के चुनाव की जो कमान आपके हाथ में दी गई है थोड़ी देर से दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली जो है वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा शहर है, कोई उत्तर प्रदेश की तरह बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रीच आप लोगों की वजह से, आप लोगों के माध्यम से हर घर के अंदर है और 100% अर्बन ऑलमोस्ट होने की वजह से और इतना कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की वजह के थ्रू हम अपने मैसेजिंग जो हम चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये तो मानिएगा ना कि जब इलेक्शन की बात चल रही थी पिछले 1 साल से, जब प्रेसिडेंट रूल लगा, उसके बाद ये तय था कि इलेक्शन ही होगा, सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो सारी पार्टियां, खास करके जो 3 पार्टी है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजें सेट करके तैयार थे कि अगर इलेक्शन होता है तो कौन उनका चेहरा होगा या कौन लोग कमान संभालेंगे। कांग्रेस में थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन था और उसकी वजह से लोगों में ज्यादा कंफ्यूजन था। मैं इस बात को नहीं मानता। आप देखें कि 12 जनवरी को मेरी अनाउंसमेंट हुई है कि मैं दिल्ली कैंपेन कमेटी को मैं चेयर करूंगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और मेरे 4-5 दिन के बाद किरण बेदी आती हैं और वो अनाउंस किया जाता है उसके भी 4-5 दिन के बाद में और कि भी ये चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे 18-19 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से। तो बीजेपी तो हमसे भी 1 हफ्ता पीछे है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो पहले तो ये माना जा रहा था कि सतीश उपाध्याय हैं, उनके इसमें लड़ेंगे, लेकिन जब सतीश उपाध्याय का नाम मीटर सप्लाई में आ गया तो उसके बाद वो नहीं, वो वजह नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये क्यों हुआ। इनके सतीश उपाध्याय को तो इनको कभी करना ही नहीं था। इनकी नरेंद्र मोदी साहब की जब रैली पिट गई रामलीला ग्राउंड के अंदर, उसके बाद में बीजेपी ने ये सोचा, मोदी की रैली पिट गई, बिल्कुल पिट गई। और नहीं तो आप देखें महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, चारों स्टेट्स के जो इलेक्शंस हुए हैं जहां पर पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बाद में, इन सब जगहों के ऊपर इन्होंने कहीं पे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। वहां पे नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर कर रहे थे। जैसे ही इनकी रैली पिटी, लोग वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, कुछ अनाउंस नहीं हुआ, कहीं ताली नहीं बजी, बार बार नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते रहे लेकिन कोई ताली बजाने वाला उनका नहीं था। तो उनको लग रहा था कि हार जाएंगे दिल्ली में, और हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, वो एक सर ढूंढ करके लाए हैं किरण बेदी के रूप में। किरण बेदी को बलि का बकरा, किरण बेदी को स्केप गोट बनाया जा रहा है ताकि उनको मालूम है कि भी दिल्ली के अंदर चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे। चलिए, अभी दिल्ली के इलेक्शन में बाद में बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हारी है, उसके बाद एक जो जनरल परसेप्शन है, माकन साहब, हो सकता है आप मुझसे एग्री नहीं करें, लेकिन जनरल परसेप्शन ये बनता चला गया कि कांग्रेस ने बिल्कुल हथियार डाल दिया है, सरेंडर की पोजीशन में है, और सरेंडर और कंफ्यूजन ये है, और ये बात ऊपर से नीचे के लेकर नीचे तक प्रोकलेट हुई है। और आपका जो रैंक एंड फाइल है, जो कार्यकर्ता है, उसको भी लग रहा है कि हमारा सूबेदार कोई नहीं है, हमारा सेनापति कोई नहीं है। ऐसी क्यों हालत है? नहीं, मुझे एक तो लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मैं दिल से कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे इंटरनल वर्किंग का, मैं जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी होने के नाते इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है उस चीज की जानकारी मुझे है। 3 चीजें राहुल जी ने, एक तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन लोगों के साथ में लगभग 25 मीटिंग्स उन्होंने करी, और सीनियर लीडर्स के साथ 25 मीटिंग में हर एक के अंदर 10, 11, 12 लोगों को करके और 3-3, 4-4 घंटे का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ। उसके बेसिस के ऊपर पार्टी को रीबिल्ड कैसे किया जाए, इसके लिए 3 बातें निकल करके आई, और वो तीनों की तीनों बातों को लेकर के स्टेट्स के अंदर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को कहा जा रहा है कि डिस्कस करें। मार्च में हमारा एआईसीसी सेशन होगा। वो जो 3 चीजें हैं, आप मानेंगे उस बात को कि हमारी आइडियोलॉजिकल पोजीशन कांग्रेस की अलग अलग इश्यूज के ऊपर एक तरीके से ब्लर कर जाती है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि भी कांग्रेस की इस विषय के ऊपर, इस इशू पे क्या आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। हमारे यहां पर कई बार एक्सट्रीम लेफ्ट सेंट्रिक बात करते हुए लोग नजर आ जाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, तो कई बार एक्सट्रीम राइट बात करते हुए नजर आते हैं। कई बार प्राइवेटाइजेशन की कोई बात कर देता है तो लैंड एक्विजिशन के ऊपर
वही तो इसलिए अब ये तय किया जा रहा है कि सबसे पहले हमारे कांग्रेस की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको डिफाइन करके स्टेटेड कोर आइडियोलॉजी कांग्रेस की होनी चाहिए, और वो स्टेटेड कोर आइडियोलॉजी कांग्रेस की होगी जिसको हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, और वो हमारा बेसिस होगा। मैं आपको 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बारे में आप बेशक पूछ लें। दूसरी जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर करने की कोशिश हो रही है वो हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स हमारे, उसके अंदर रिफॉर्म्स के अंदर हमारा इलेक्शन का प्रोसेस कैसे हमारा होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। सारे डिसीजन दिल्ली में होते हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं वो एम्पावर्ड फील नहीं करते। तो राहुल जी का यह कहना है कि जब तक सोचना है कि जब तक हम अपने वर्कर्स को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक वर्कर्स के हम स्टेक होल्डर्स नहीं बनाएंगे, उनको हम पूरी ताकत नहीं देंगे, जब तक वर्कर्स जो हैं क्यों पार्टी के साथ में जुड़ेगा। जब सारे के सारे फैसले दिल्ली से होंगे तो वर्कर्स धीरे धीरे करके आइसोलेट हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इलेक्शन से लेकर के ऑफिस बेरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ये सारी तय होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा क्या आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये 3 बातों को लेकर के हमारे पूरे स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर इसका चर्चा हमारे शुरू हो गए हैं। फरवरी एंड तक के इसके बारे में पूरी रिपोर्ट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आ जाएगी। मार्च में हमारा सेशन होगा एआईसीसी का और हम इसको लेकर के जाएंगे। अब आपका जो सवाल था वो ये था कि भी हम लोगों ने हथियार डाल दिए क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं कांग्रेस की बुनियाद मजबूत करके उसके ऊपर हम इमारत बनाएंगे। अगर हम ये बुनियाद तीनों चीजें जो बातें कही हैं, ये बुनियाद हमारी आइडियोलॉजी को नहीं, आपके आइडियोलॉजी ही से मैं पूछ रहा था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी ने कोई मीटिंग चेयर की और उसमें ये पूछा गया और जानने की कोशिश की गई कि क्या कांग्रेस मुसलमानों के करीब ज्यादा दिखती है जिसकी वजह से नुकसान होता है? नहीं, ऐसा तो क्या आइडियोलॉजिकली भी कहीं कुछ शिफ्ट हो रहा है क्या? अब ये राहुल जी ने नहीं कहीं पे भी पूछा। जो ये इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं जिसमें मैंने कहा कि 12-12, 13-13 लोग हमारे होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। उसमें फ्री फॉर ऑल होता है। जो हमारे 12-13 लोग हैं हमारे, वो सबके सब लोग आपस में बात करते हैं। राहुल जी भी उसमें हिस्सा लेते हैं। किसी से प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि भाई जैसे किसी ने भी कहा, लेकिन क्या ये बात भी डिस्कस हो रही है कि आपको प्रो मुस्लिम नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये हो रही है कि सेकुलरिज्म, जब हम कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं तो हम सेकुलर पार्टी होने का मतलब हमारा क्या है? अब सेकुलरिज्म के आप डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछ लेंगे तो 10 लोग आपको 10 अलग अलग डेफिनेशन सेकुलरिज्म का दे देंगे। लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स को यह पता होना चाहिए, कांग्रेस के लीडर्स को यह पता होना चाहिए कि सेकुलरिज्म से हमारा मतलब क्या है, और सेकुलरिज्म हमारी कोर कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। तो ये एक जब तक स्टेटेड और कोर कांग्रेस की आइडियोलॉजी इसके ऊपर वेल डिफाइंड नहीं होगी, जब तक हम इस लाइन से इधर उधर हम लोग हिलते रहेंगे, लीडर्स के बयान कभी कुछ आ जाते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए हमारी कोर आइडियोलॉजी इंक्लूडिंग सेकुलरिज्म हमारी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये राहुल जी का और हम सबका मानना है। आपने कहा पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म की बात हो रही है, वो सारी बातें आपकी अपनी जगह पर, लेकिन ये बताइए कि क्या कांग्रेस में हाईकमांड कल्चर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हाईकमांड कल्चर ना रहे, और राहुल जी की भी ये सोच है कि कांग्रेस के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के ऑफिस बेयरर्स की अपॉइंटमेंट तक के, खास तौर के ऊपर जो है हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट्स हमारे वहां के एक्टिव मेंबर्स करें। अब अगर सारी के सारे अपॉइंटमेंट्स अगर दिल्ली से होंगी, जो हमारे प्रेसिडेंट्स ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, तो एक तो सच्चाई नहीं है कि सब अपॉइंटमेंट दिल्ली से होती है। नाम हाईकमांड का लिया जाता है, लेकिन कुछ चंद लोग 10, 15, 20 लोग, कल्चर तो आप ही लोगों ने बनाया है। हाईकमांड से फैसला होगा, हाईकमांड डिसाइड करेगा। वो हाईकमांड नहीं होता है, वो हर स्टेट के अंदर 20, 25, 30 लोग होते हैं जो मिलकर के हाईकमांड का नाम लेकर के अपनी विल को इम्पोज करते हैं। तो फैसला जो है, लोगों को लगता है कि सब हाईकमांड 10 जनपद से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हर स्टेट के अंदर जो है 10, 15, 20 लोग मिलकर के फैसला करते हैं और उसका हाईकमांड के नाम के ऊपर उसकी रिट को चलाते हैं। क्या लगता है कि इसकी वजह से नुकसान होता है? अब जब हमारे रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं जिनसे हम लोग स्टेट्स के अंदर मुकाबला करते हैं, उसके अंदर डिसीजन ज्यादा डिसेंट्रलाइज होते हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के ऑफिस बेयरर्स बनाने के, क्योंकि वो जमीन से ज्यादा नजदीक होते हैं, तो जमीनी हकीकत उसमें और लोगों के एक्सपेक्टेशंस और लोगों की सोच उसमें ज्यादा होती है। तो राहुल जी का ये मानना है कि यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो अजय माकन साहब ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, हाई कमांड कल्चर की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं लोगों में डिवाइड हो। लेते हैं एक ब्रेक।
अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे। आपने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। क्या कांग्रेस में कभी हम ये सोच सकते हैं कि जो पैराशूटिंग होती है लोगों की, हालांकि आजकल बीजेपी में भी हो रही है, दूसरी पार्टी में भी हो रही है, वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा होती है? ये अभी जो प्राइमरीज इलेक्शंस का एक एक्सपेरिमेंट 15 सीटों का राहुल जी ने लोकसभा में करा था। एक स्टेज किसी ना किसी टाइम पे फ्यूचर में जरूर आनी चाहिए जिसके अंदर वहां के एक्टिव मेंबर्स कांग्रेस के डिसाइड करें कि उनका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। कम से कम ये शुरुआत हम लोग जो है लोकल बॉडी इलेक्शन से तो हम शुरू कर ही सकते हैं। अब आप ये बताएं कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस हमारे यहाँ पे स्टेट्स के अंदर जनरली सब जगह के ऊपर स्टेट हेडक्वार्टर्स में डिसाइड होते हैं। तो वार्ड नंबर 15 भोपाल या वार्ड नंबर 15 इंदौर का फैसला अगर जो है भोपाल से होगा तो कैसे जमीनी हकीकत प्रथा आप लोगों ने चलाई, ट्रेडिशन तो आप लोगों का था। हाईकमांड तभी मैं हमेशा फकरिया बोलते थे, मैं हाईकमांड डिसाइड करें। मैं ये चीज थोड़े कह रहा हूं कि हम नहीं करते थे, हम तो ये कह रहे हैं कि ये होता था, इसको चेंज करने की जरूरत है और हर चीज का वक्त होता है। और अभी हम लोगों को लगता है कि ये वक्त है, ऑपोजिशन में जब हम हैं तो शायद हम अपने संगठन को जब हम मजबूत करना चाहते हैं हम कर सकते। एक चीज ये है कि हम लोगों को ये पूरे की पूरी इस बात को हम इस नजरिए से भी देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को खुद को उनकी पार्टी को 282 सीटों में उन लोगों को बेशक उनको 29-30% वोट मिले हैं, लेकिन उनकी अपनी मेजोरिटी उनको पूरे के पूरे लोकसभा में है। 5 साल का उनको समय है। तो जो हम लोगों की जो तैयारी है वो टेस्ट मैच के हिसाब से है। अब टेस्ट मैच खेलने वाली टीम अगर अपने बैट्समैन 2020 मैच के हिसाब से उतार दे तो वो कभी भी मैच नहीं जीत सकते हैं। तो इस वजह से आपको बेशक ये लग रहा है कि भी 6 महीने 7 महीने हो गए, लेकिन हम लोगों की हम टेस्ट मैच की तैयारी के साथ में हम लोग आए हैं 5 साल का। हमारे 2020 के अब तो दौर बदल गया है, अब तो 50 ओवर भी नहीं 2020 चल रहा है जैसा आपने कहा। तो ये टेस्ट मैच 5 तो साल का टेस्ट आप मैच तो टेस्ट मैच तो खेलिएगा जाकर के 2019 में। ये जो अभी 2020 दिल्ली का उसमें क्या होगा? हर साल 2 या 3 इलेक्शंस होते हैं, तो हम हर साल के वो 2 या 3 स्टेट इलेक्शंस की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि हम अपने संगठन को मजबूत करके। आप सारे स्टेट हारते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम 1977 में तो हम बहुत ही स्टेट्स हम लोग हारे थे, लेकिन बाउंस बैक वापस हम लोगों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम पे किया था। अभी भी अगर हमारी ये 3 चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के मसले, अगर हम फर्क एक ही है माकन साहब कि आप 1977 में भी हारे और अभी हार रहे हैं। उस वक्त कोई ऐसा ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी एक जो आपको चैलेंज कर सकती। वो एक ग्रुप था, जनता दल जो बना था, जनता पार्टी बनी थी। लेकिन अभी आपके सामने एक ऐसा पहलवान है जो सब कुछ चित कर रहा है। कोई पहलवान नहीं है इसका, ये एक ऐसा पहलवान है जो 9 लाख रुपए का सूट पहन करके देश के अंदर जहां पे बहुत सारे बच्चों को लोगों को चित कर रहा है। नहीं, कहां चित कर रहा है? ये सब चीजें न्यूक्लियर डील करवा ली। नहीं, कहां न्यूक्लियर डील क्या करवा ली? न्यूक्लियर डील जो शर्तें या जो बातें अभी इन्होंने मान रहे हैं, ये सारी की सारी तो वो बातें जिनको ये अपोज कर रहे थे अपने समय पे। ये कोई ऐसे मामले करवाए थे ना, नरेंद्र मोदी ने डील तो करवा दी। डील तो क्या कराई? आपने नेशनल कॉस्ट के ऊपर कराई ना। जो उन्होंने डील कराई उस डील की कोई बड़ी मायने नहीं है, क्योंकि असल में तो न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ जो करार हुआ था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे हुआ था। और उसके बाद में आगे अभी तक के अमेरिका से फर्दर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियर लायबिलिटी किसके ऊपर उसकी जिम्मेवारी डाली जाएगी, इसके ऊपर हम लोगों ने कहा था कि भी इसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसमें जिम्मेदारी जो है वो सप्लायर्स की होनी चाहिए। तो जब सप्लायर की जिम्मेदारी की जगह, अमेरिका की जिम्मेदारी की जगह किसी हादसे में जब इन्होंने
इंडिया की जिम्मेवारी ले ली तो न्यूक्लियर डील होगी तो आप लोग कौन सी बड़ी पैरवी उठा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं ऑपोजिशन का रोल उठाएंगे? हम पार्लियामेंट में भी इसको उठाएंगे। कायदे से जिस वक्त ओबामा या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट इंडिया में होता है तो नहीं उठाया जाता, उसके बाद उठाया जाता, हम लोग इसको जरूर उठाएंगे। आप सारी बात कह रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये न्यूक्लियर डील साइन हुई थी मनमोहन सिंह के पीरियड में हुई थी। बहुत सारी चीजें अजय माकन जी यूपीए सरकार में हुई, अच्छी हुई और पहली बार हुई। आरटीआई एक्ट से लेकर के फूड सिक्योरिटी बिल एक्ट तक। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कि उन सारी चीजों का फायदा आपको नहीं मिला चुनाव में? और नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम जो काम करते हैं ये एक चेक की तरह होता है कि एक इलेक्शन में बुनाया जा सकता है, दूसरे इलेक्शन में सेम चेक नहीं बुनाया जा सकता। जैसे एक चेक को दो बार नहीं बुना सकते। आरटीआई, न्यूक्लियर डील, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी तो नहीं, फूड सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जिन्होंने इंप्लीमेंट करना था। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बहुत लगातार हम 2009-10 से इसको कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट ना चल पाने की वजह से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। फिर उसके बाद हमको ऑर्डिनेंस 2013 में लेकर के आना पड़ा और स्टेट गवर्नमेंट्स में ज्यादातर जगहों पे जहां पे बीजेपी की अपनी सरकारें थी उन्होंने इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये भी अगर हम कहीं 2009-10 में ले आते, जैसे मनरेगा हमारा शुरू में आ गया, तो इसका इंपैक्ट भी लोग देख लेते। लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस 15 साल यहां पे हुकूमत की और अभी बिल्कुल कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड है। मैं अजय माकन से जानना चाह रहा हूं कि जितनी बातें मीडिया में आ रही हैं, एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है कि कांग्रेस बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, बिल्कुल हाशिए पे है। क्या ये सच है? और अगर नहीं है तो आपकी पोजीशन दिल्ली में क्या है? देखिए, ये बिल्कुल सच नहीं है और एक साजिश रची जा रही है जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों शामिल हैं और दोनों एक से हैं। और वो साजिश ये है कि दोनों के दोनों ने मिलकर के तय किया कि हम दोनों केवल एक दूसरे की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी की जब दिल्ली में रैली हुई, उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं करी। अरविंद केजरीवाल से मैंने कहा आइए मेरे से बहस करिए, वो बहस करने को तैयार नहीं होते। तो दोनों के दोनों की एक मिली भगत है। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री उठा करके देख लें आम आदमी पार्टी की और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, अन्ना हजारे की पूरी मूवमेंट की, तो उस पूरी मूवमेंट को अगर आप हिस्ट्री देख लें तो वो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट नहीं थी, वो कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट थी, जिसमें किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और नहीं पहुंचा पाए। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, अभी तो हम बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं और चैनल्स में भी हम लोगों ने बोला है, हर जगह बोल रहे हैं। मैं आपको पहले लोगों ने नहीं पहले अभी क्यों हम बोल रहे हैं? 1 मिनट मेरे को समय दें, मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। आप जिस दिन किरण बेदी अनाउंस होती है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, शांति भूषण का बयान आता है कि उनकी पहली पसंद किरण बेदी है। शांति भूषण कहाँ है? बीजेपी में नहीं आजकल, वो आम आदमी पार्टी में। प्रशांत भूषण के फादर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट किरण बेदी उनकी पहली पसंद है। फिर वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट में ये कहता रहा कि आप बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट रहो, सिर्फ कांग्रेस को आपने हमला करना है। शांति भूषण ने अपने बयान के अंदर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने श्री रविशंकर और बाबा रामदेव से संपर्क साध रहे थे, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। पलटवार करते हुए कुमार विश्वास, जिसने आज एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करी, उसने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए उसने कहा कि वो तो किरण बेदी और जनरल वीके सिंह अन्ना हजारे को कह रहे थे कि आप कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ आंदोलन करो, आप बीजेपी के खिलाफ मत करो। अब ये खुलासा अब हुआ है, दोनों के दोनों ने किया है। शांति भूषण ने किया है अरविंद केजरीवाल के बारे में और कुमार विश्वास ने किया है किरण बेदी और जनरल वीके सिंह के बारे में। लेकिन अब आप अगर वापस पीछे की तरफ सोचना अगर शुरू करें, उस जमाने की याद करें, तो अन्ना हजारे की सारी मूवमेंट केवल कांग्रेस के खिलाफ हुई। उन्होंने येडियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक में क्यों नहीं आंदोलन किया? आप ही की बात आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माकन साहब, ये बात आप कह रहे हैं, ये मान रही है लोग, सबको पता है। और यही कारण है कि जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था तो बहुत बड़ी तादाद में, कम से कम समाज का एक तबका उनसे किनारे रहा, उनके साथ नहीं जुड़ा। अल्पसंख्यक जिसको हम लोग कहते हैं, माइनॉरिटीज जिनको कहते हैं, माइनॉरिटीज कभी नहीं जुड़ी उनके साथ, और इसीलिए नहीं जुड़ी कि उनको ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और इनके पीछे कुछ और लोग हैं। लेकिन इस चीज को कितने आसानी से न्यूट्रलाइज किया गया वो आप देखें, और आप इस बात को पूरे तौर पे लोगों तक पहुंचाने में फेल हुए। देखिए, बात आपकी सही है कि हम पहुंचा नहीं पाए। अगर हम पहुंचा पाते इस बात को तो शायद, लेकिन उस जमाने के अंदर हम लोगों की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार में, 15 साल की दिल्ली सरकार में थी।
तो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं कहा, और मैंने खुद बहुत स्टेटमेंट दी, बयान दिए, हमारे लीडर्स ने भी बहुत दिए कि ये लोग जो है सिर्फ कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी की सरकार को क्यों नहीं पंजाब में टारगेट करते, हिमाचल में धूमल की सरकार को क्यों नहीं करते, निशांत की सरकार को उत्तराखंड में क्यों नहीं करते। वहां पे इलेक्शंस के अंदर लोगों ने करप्शन पे उनको हटा दिया, लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और अन्ना हजारे ने मिलकर के बीजेपी के सरकारों के खिलाफ एजिटेशन नहीं किया। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल किसी भी समय, इनके जो है 80-70% तो लोग चले गए बीजेपी में, और ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके कभी भी अपना झाड़ू और अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी में जा सकते हैं। क्यों नहीं, अभी किरण बेदी ने कल उनको ऑफर करा, आप बीजेपी में आइए। चलिए, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो माकन साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। क्यों इनको ऐसा लगता है, जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय माकन साहब। आप ये कह रहे थे अजय माकन साहब कि हो सकता है केजरीवाल भी चले जाए भारतीय जनता पार्टी में। ये तो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे दूसरे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, जिससे आप लोगों के और कमजोर समझा जा रहा है। कोई कांग्रेस में आता हुआ नहीं दिख रहा है, एक शौकीन आए। नहीं, कांग्रेस के अंदर हमारे 8 एमएलए थे और कांग्रेस के हमारे 8 के 10 एमएलए हो गए। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें 2013 के चुनाव के बाद में जिसकी संख्या बढ़ गई है। शौकीन भी आए, शोएब इकबाल भी आए, तो दोनों इलेक्शन के वक्त आए अपने मतलब से। अब जिस मतलब से भी आए हों, जिस मतलब से भी आए हों, बीजेपी में अगर हम ये कहें कि बीजेपी में जो लोग गए हैं वो लोग साधु संत हैं, तो वो ये तो है नहीं, वो लोग भी अपने मतलब से। आप कैसे, जब ये परसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, वैसे में अजय माकन कैसे कांग्रेस को जीत दिलवाएं? देखिए, जब सेकुलरिज्म कमजोर हुई है और फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ी हैं, हम लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। सिर्फ 2 ऐसी ताकतें थी जो कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। एक अभी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इससे पहले अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज तो कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर दिया। उसी तरीके से ये मोदी जो है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, इनका भी हम लोग कांग्रेस के लोग मोदी जैसी सोच मुक्त भारत हम कर देंगे आगे आने वाले समय में। आप देखिएगा, ये हमारा संघर्ष का समय इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है, जिसमें आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, संघ परिवार, सबके सब लोग मिलकर के शामिल हैं। आपने मेरे से पूछा कि क्यों, मुझे लगता है जब अन्ना की मूवमेंट चल रही थी तो इनको पूरा विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के लोग खाना खिलाने से लेकर लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट तक के, बसें भरना, लोगों को लेकर के लाना ले जाना, सारे के सारे काम ये लोग खुद करते थे। अब जो है आम आदमी पार्टी के आने के बाद में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। दिल्ली के अंदर ही नहीं, नेशनल लेवल के ऊपर हुआ है। तो अब कांग्रेस की जब 44 सीटें आई हैं तो आज त्रिलोकपुरी हो रहा है, वहां के जैसे हादसे हो रहे हैं, आज बवाना जैसे हादसे, उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर है तो हो रहे हैं। आज जो है बातें, रामजादे जैसे शब्द हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं। घर वापसी की बात आज करी जा रही है। तो ये सब चीजें तब होती हैं, तब होती हैं जब कांग्रेस कमजोर होती है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि साजिश, ये बात तो बहुत आगे जाएगी अगर हम ये कहने लगे कि फिर राइट्स की बात करें। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के बारे में बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस में अभी राहुल गांधी को लेकर के भी 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं। कभी चिदम्बरम कुछ कहते हैं, कभी दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, कभी जनार्दन द्विवेदी साहब कुछ कहते हैं, और उसके बाद सारी बात आप लोगों के सामने आती है। क्या कुछ उनको लेकर भी कांग्रेस में कंफ्यूजन है? उनको लेकर, राहुल गांधी को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे कांग्रेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस का एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है, और जब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का प्रोसेस जब एक शुरू हो जाता है तो उस इलेक्शन को कभी बीच में इंटरप्ट नहीं किया जाता है। सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होंगे, और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हमारे एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस की एक प्रक्रिया हो और उसके रिफॉर्म्स किए जाएं, तो जो हमारे वर्कर्स की और हमारे लीडर्स की जो इच्छा होगी वो हमारे को कांग्रेस का। प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? अभी प्रियंका जी ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया।
और इसका फैसला प्रियंका जी ने खुद ने करना है कि वो कब पॉलिटिक्स में आने को तैयार है। ये जब सिचुएशन है, आपको लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हुई है कि ये बात आप कहीं ना कहीं बताने में लोगों को फेल हुए हैं। वो ट्रेडिशनल वोटर्स, चाहे वो दलित हों चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो भी आपसे कटते चले गए हैं। दिल्ली में इस तरह से कट गए हैं कि अभी ये लग रहा है कि शायद आपके जो मुस्लिम चेहरे हैं उनके लिए भी जीतना मुश्किल हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में एक तो चुनाव के मुतालिक हम बहुत होपफुल हैं और हमें लगता है कि मुस्लिम चेहरे भी जीतेंगे, कांग्रेस भी जीतेगी। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, जैसे आपने पहले बोला कि हमारे कम्युनिकेट हम शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, जो हमारी अपनी अचीवमेंट थी। अब माइनॉरिटीज के लिए अगर हम देखें तो माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री कांग्रेस के टाइम पे बनी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन कांग्रेस ने अभी पिछले 10 वर्षों की हमारी देन थी, जिसमें आपने बनाया, हम ही लोगों ने बनाया, जिसमें हम लोगों ने काफी छोटी इंडस्ट्रीज को फायदा हम लोगों ने पहुंचाया। मौलाना आजाद फाउंडेशन के माध्यम से एजुकेशन के ऊपर बहुत काम हुआ है पूरे देश भर में। आप अगर जो है दूसरे एरियाज में जाकर के देखें तो उसमें बहुत काम मौलाना आजाद फाउंडेशन के नाम पे हुआ है। उर्दू लैंग्वेज के लिए काउंसिल, जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL जो बना है, वो अपने आप में उसमें इतना भारी बजट, उसके अंदर जो है 100 करोड़ के करीब का लगभग बजट उसके अंदर दिया गया, जो पहले कभी भी इतना नहीं था। सच्चर कमीशन हम लोगों ने बिठाया, जिसमें 72 के करीब सिफारिशें दी गई और उसमें से 69 सिफारिशें हम लोगों ने उसको लागू कर दी। ये जो चीजें आपने गिनाई, जो चीजें आपने बताई, ये सही है कि आपने किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, यूपीए की गवर्नमेंट ने किया, लेकिन इनका फायदा उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ये भी एक सच्चाई है, लोग कहते हैं। कौन जिम्मेदार? देखिए, मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि हर कोई भी ऐसी स्कीम जो लोगों के फायदे पहुंचाने वाली स्कीम है, उसको लोगों तक पहुंचने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। अजय माकन साहब, दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है। दिल्ली में जो मुस्लिम हल्के हैं, चाहे ओखला की बात करें, सीलमपुर की बात करें, मुस्तफाबाद की बात करें, जामा मस्जिद के इलाके की बात करें, उन इलाकों की हालत, आप जाहिर सी बात है दिल्ली के आप ठहरी हैं, कितनी बुरी है। आप लोगों के पास इलेक्शन के बाद कोई रोड मैप ऐसा है जिससे इनकी कुछ बेहतरी हो सके? सिर्फ माइनॉरिटी डोमिनेटेड इस तरीके के नहीं, बल्कि हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बिल हम लोगों ने लोगों के सामने राइट टू शेल्टर का एक बिल हम लोगों ने रखा है, जिसमें हम लोगों ने ये कहा है कि जो भी हमारे स्लम ड्वेलर्स हैं, या स्लम की डेफिनेशन हमने बहुत वाइड कर दिया है स्कोप, जिसमें इस टाइप के सारे एरियाज आ सकते हैं, जिसमें डिप्लीटेड कंडीशंस, खराब हालात में बुनियादी जो कच्ची आबादी वाले जो लोग हैं, वहां पर हम लोगों ने ये कहा है कि वहां के लोगों को जिनके पास में प्रूफ होगा रेजिडेंस का 1 जनवरी 2015 में, उनको लीगल एंटाइटलमेंट मिलेगी कि उनको 25 स्क्वायर मीटर से लेके 40 स्क्वायर मीटर की कम से कम एक ड्वेलिंग यूनिट हर फैमिली को दिया जाए बना करके। अभी हो ये रहा है कि ये अनप्लान्ड ग्रोथ है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल है। लेकिन अगर इसी अनप्लान्ड ग्रोथ को हम 10 मंजिल, 12, 13, 15 मंजिल तक के हम ले जाएं, तो हम लोग नीचे जमीन पे हम जगह खाली कर देंगे, जिसमें हम बुनियादी सुविधाएं और लोगों को दे सकते हैं, और ऊपर हम मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बना करके हम लोगों को दे सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ये पूरी जगह में से उसका एक छोटा सा हिस्सा कमर्शियल यूटिलाइजेशन करे, तो दिल्ली जैसी जगह पे उस छोटे से हिस्से की कमर्शियल यूटिलाइजेशन करके वो पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल सकती है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं हम फ्री में हम लोग दे सकते हैं। 15 साल में क्यों नहीं किया? 15 साल के अंदर मैं मुख्यमंत्री नहीं था दिल्ली में, और आपकी पार्टी की सरकार थी। और जो है हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपना विजन होता है। चलिए, आप ये बताइए कि आपको अजय माकन साहब या कांग्रेस को दिल्ली का वोटर वोट क्यों दे? आप 2-3 चीज बताइए। और जो सीएम के प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, उनको और मुझे आप सामने रख करके देखें। मैंने 15 वर्ष लगातार दिल्ली कैबिनेट और केंद्र कैबिनेट में मैंने काम किया है, और जिस यानी एक्सपीरियंस और जिस डिपार्टमेंट में मैं गया हूं मैंने वहां काम किया। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली में था, CNG हम लेकर आए, पावर मिनिस्टर था, पावर रिफॉर्म्स लेकर आए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, दिल्ली में हमने सीलिंग डेमोलिशन से दिल्ली को हम लोगों ने बचाया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो बेस्ट ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस मैं, और ये सारे के सारे जगहों पर मिनिस्टर रहते रहते मेरे ऊपर एक नए पैसे का दाग आज तक के नहीं लग पाया। मुस्लिम मतदाता आपको क्यों वोट दे? हमारी मुस्लिम मतदाता इसलिए दे क्योंकि कोई ऐसा दिल्ली में इलेक्शन नहीं रहा जिसमें मेरे फैमिली, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरी दादी, हम सब लोगों ने RSS से खूब डट करके मुकाबला ना किया हो। वो कोई कारण नहीं है। नहीं, हमारी सोच सेकुलर है।
हमारी सोच सेकुलर है, और सिर्फ सोच सेकुलर नहीं है, हमारा काम करने का, हमारा डेवलपमेंट की तरफ हमारी ओरिएंटेशन है। जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी डिस्पैरिटी है, दिल्ली के अंदर बहुत अमीर लोग एक तरफ आलीशान जगहों पे रहते हैं, दूसरी तरफ राइट टू शेल्टर होना चाहिए, और जब मैंने मास्टर प्लान दिल्ली के अंदर बनाया तो उस वक्त सब छोटी छोटी दुकानें कच्ची बस्तियों के अंदर सबको एक सिरे से रेगुलराइज कर दिया। आपको याद होगा जमुना पार्क में 4 बच्चे पुलिस फायरिंग में मारे गए थे जब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आया था कि दिल्ली के अंदर सारी जगहों के ऊपर सील कर दिया जाए। कितनी उम्मीद है आपको, कितनी सीट आप लोग जीत पाएंगे? हम 35 से ऊपर जाएंगे। आप 35 से ऊपर जाएंगे। चलिए, एक आप 35 से ऊपर का दावा कर रहे हैं। हाइपोथेटिकली आपसे ये क्वेश्चन मैं कुछ पूछ रहा हूं कि अगर पहले जैसी कोई स्थिति हुई, हंग असेंबली की कोई स्थिति आ गई, शीला दीक्षित ने कहा था कि हम ओपन हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर क्या पॉलिटिक्स में इतना रिजिड स्टैंड रखना चाहिए? रिजिड इसलिए नहीं है क्योंकि हम मानते हैं, और मैं पूरी तरीके से दिल से कन्विंस्ड हूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रत्ती भर का फर्क नहीं है। दोनों के दोनों एक ही सोच के लोग हैं, और वो सोच है एंटी कांग्रेसिज्म, और एंटी कांग्रेसिज्म की सोच रखने यानी आप ये कह रहे हैं कुछ हो जाए, अगर आम आदमी पार्टी मेजोरिटी से नीचे रह गई, आपको कुछ सीट आई, हंग असेंबली हुई, तो भी आप आम आदमी पार्टी की सरकार को किसी भी कीमत में नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। मेरी सोच है, मेरा अपना ये मानना है। जैसे मैंने कहा, माकन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो बातें इन्होंने बड़ी अच्छी कही है। कांग्रेस के रिवाइवल और रिसरेक्शन की जो बात है, जो कम से कम हिंदुस्तान की जमहूरी निजाम के लिए, जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस रिवाइव हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो बात अजय माकन साहब कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो, कांग्रेस रिवाइव हो। आज तकरार में बस इतना, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।